हेलो हेलो। आवाज़ वगैरह ठीक होगा, उम्मीद करते हैं आवाज़ आ रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज़ आप लोगों के साथ जा रहा होगा और आप लोग हमारे सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने पेपर 1 को डिस्कस किया था, एसएससी एमटीएस जो 2021 वाला 2022 में हुआ था, 5 जुलाई से लगभग 25 जुलाई 2022 के बीच में। कल हम लोग देखे थे 5 जुलाई 2022 के शिफ्ट 1 का पेपर जो कि 9 से 10 में हुआ था। और आज देखेंगे दोस्तों 1 PM से 2-2:30 PM, मतलब जो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था। उससे पहले दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन जो कल देख लिए होंगे, इंट्रोडक्शन वो सीधा पॉज करके नीचे से चल जाएंगे वीडियो पे जहां आपको कंटेंट को देखना है। जो नए जुड़े होंगे उसके लिए दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं कि हमने अपना न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैक्सिमम एग्जाम को क्रैक किया, जिसमें से हमेशा मैथ में हमारा स्कोर अच्छा ही रहा है। और इसमें एमटीएस में हमारा 100% मार्क्स 25 नंबर में 25 मार्क्स में 25 मार्क्स है। अपने बारे में बस इतना ही जानकारी। अब दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसमें क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, जो आपको वीडियो कंटेंट हम देंगे उसमें आपको नीचे में टाइम स्टाम्प लगा होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 24 मिनट 28 सेकंड से चालू किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। 26 मिनट से चालू किए हैं हम मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है। दोस्तों, इस तरह से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि आपको बताते हैं। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है और देखिए यहाँ पे नीचे में शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए। और पीडीएफ में भी दोस्तों एक बेनिफिट क्या है आपको थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम समय को बचा सको और पढ़ाई में लगा सको। जैसे कि दोस्तों पीडीएफ आपको इस तरह से मिलेगा ना, तो इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे इसका आंसर देखिए। अब आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ये आंसर कैसे आया? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इस सॉल्यूशन लिंक यहाँ पे है ना, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाओगे और बस सिर्फ यही क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो उसके नीचे आपको सॉल्यूशन लिंक मिलेगा ताकि आप तुरंत वहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल पर चल जाएंगे और इसका सॉल्यूशन को आप देख पाएंगे, ताकि आपका जो तैयारी है दोस्तों वो काफ़ी आसान हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे और था ऐड किया हुआ, हाँ, और इसका दोस्तों प्लेलिस्ट देखिए स्पेशल बना दे रहे हैं। टोटल 48 शिफ्ट हम डाल देंगे कन्फर्म। आपको जो देखना हो या देखिएगा, नहीं देखना हो मत देखिएगा, क्योंकि जो सीरियस लड़के हैं वो तो देखेंगे ही। यहाँ पे आज हम वीडियो नंबर 1 डाल दिए हैं और ये आपका इसका प्लेलिस्ट है जो कि अपडेट कल हुआ है और आज टुडे हुआ है। अब फिर ये वीडियो जाएगा, इसका अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हम जो बताएं वो समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं, देखिए इसका टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ लिंक नीचे में दिया गया रहता है। तो जैसे यूट्यूब चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे क्लिक करके हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे और वहाँ पे आपको दोस्तों क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा क्या है, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है दोस्तों, एक बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। बैग का अंकित मूल्य 6400 है और अर्जित लाभ 25% है, तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 12.5% लिखा हुआ है दोस्तों, तो 12.5% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। तो यहाँ छूट बोल रहा है दोस्तों 12.5% की छूट है, तो 12.5 को हम लोग 1/8 लिखेंगे। तो 8 में अगर 1 का छूट होगा दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 7/8 बचेगा दोस्तों। अब इसका जो वैल्यू हमारे पास है दोस्तों, ये दिया हुआ है हमारा कितना, 6400। तो 6400 किसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 8/7 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 6400। अब ये से हमारा कट जाएगा 8 8 64 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 बराबर 8 7 5600, जो कि ये हमारा दोस्तों आ गया इसका क्या, इसका हमारा आ गया छूट देने के बाद प्राइस। अब बोल रहा है दोस्तों कि 6400 है और अर्जित लाभ 25% है, तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा दोस्तों 5600 आया। अब इस पर बोल रहा है दोस्तों
कितना का लाभ है, तो 25% का लाभ है। तो 25% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो इसको तोड़ेंगे 1/4। तो 4 में अगर 1 का लाभ होगा दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5/4। तो यहाँ पे 5600 को हम लोग अगर गुना करेंगे 5/4 से तो क्या होगा, 4 से कटेगा हमारा ये 14 बार में। तो 4, 1 सेकंड, ये हमारा 5600 को लिखेंगे हम 4/5। ठीक है दोस्तों, 4/5 इसको लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से ये कटेगा कितना बार में, 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुना कर देते हैं दोस्तों। 56 को गुना करते हैं 4 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 चक 24 और 5 चक 20 और 2 22 और यहाँ पे हो जाएगा 00/5। अब दोस्तों अब 22,400/5 आया। अब इसको हम लोग को भागा देना 5 से, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 224 का सिर्फ आप डबल कर दीजिए। कितना कर देना है दोस्तों, आपको 224 का डबल कर देना है। तो कितना हो जाएगा 224 का 448। उसके बाद यहाँ पे 1 0 ये जो है सो हमारा कट जाएगा 5 से भागा लगाने के बाद। तो हमारा बचेगा इसका आंसर दोस्तों 4480 रुपया, जो कि क्या होगा, बैग का क्रय मूल्य हो जाएगा। वीडियो समझ में नहीं आएगा तो डबल बार पे देख लेना है दोस्तों। पहला क्या बोले, यहाँ पे बोला है कि 12.5% की छूट पर बेचा जा रहा है। तो मतलब क्या है दोस्तों कि 8 पर कितना का छूट दे रहा है, 1 का छूट दे रहा है। ठीक है, तो 8/7 का वैल्यू हमारा दिया हुआ कितना, 6400 रुपया। तो यहाँ से हमको 1 निकालना, 1 बराबर हमेशा होता है 100% ध्यान रखिएगा। तो 1 बराबर हो गया 5600। अब 5600 पर हमारा कितना लाभ है दोस्तों, 5% का लाभ है। कितना लाभ है, 25% का लाभ है। तो 25% का लाभ है तो इसको कर देंगे हम लोग 4/5। तो इसको काट कूट करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 4480, जो कि बैग का क्या निकलेगा, हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये हमारा है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इस तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। P बराबर हमारा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 6 × 4/2 डिवाइडेड बाय, ये दिया हमारा है P बराबर डिवाइडेड बाय दिया हुआ है यहाँ पे 8 × 3/2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 6 चक 24/2 यानी कि हो जाएगा ऊपर में 12 और 8 दिया 24/2 यानी कि 12 बराबर 1। तो P का वैल्यू हमारा कितना यहाँ पे आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे Q का वैल्यू। Q का वैल्यू कितना आएगा, तो 12/4 यानी कि 3 - 2 यानी कि 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 चक 48/3 यानी कि 16। तो Q का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 1/16। दोस्तों इस 1/16 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, बस 16 के ऊपर में बस -1 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह से देखिएगा आपको क्वेश्चन बनाने में कितना आसानी होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि P/Q का होल स्क्वायर निकालिए। तो यहाँ पे हमको निकालने बोल रहा है P/Q का क्या निकालने बोल रहा है दोस्तों, होल स्क्वायर। तो P का वैल्यू हमारा कितना है, 1 और Q का वैल्यू कितना है, 16 के पावर कितना है दोस्तों यहाँ पे, -1। और इसका बोल रहा है हमको निकालने के लिए होल स्क्वायर। तो 16 का पावर नीचे में -1 है। अगर इस एक सेकेंड कहीं पे मिस हो रहा है क्या, 6 चक 24/2 यानी कि 12, 8 दिया 24/6, 3 2 4। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3/2 नीचे लिख दिए हैं तो यहाँ याद रखिएगा ये 3/6, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। तो 8 दिया 24/6, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 24/6 यानी कि यहाँ बचेगा 4 और 12/4 आने होता है हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे दोस्तों P/Q का होल स्क्वायर क्या होगा। तो P का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे, 3 है। थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। तो 3/16 के पावर -1 का होल स्क्वायर है। तो ये 16 का पावर -1 अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा पावर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 × 16 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 48 का होल स्क्वायर। और 48 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर होता है 2304 यानी कि 2304। उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर निकालना आता होगा दोस्तों। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है दोस्तों, परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा करता है और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम परम को मानते हैं P और ये एक काम को करता है 24 दिन में। उसके बाद दूसरा हमारा है चरण, इसको मानते हैं C और ये एक कार्य को करता है 30 घंटे में। अब ये दोनों का हम लोग निकालेंगे LCM, तो ये दोनों का LCM हमारा हो जाएगा 6 चक 24 120, इसका हमारा हो जाएगा LCM। अब यहाँ 24 से 120 को भागा देंगे तो बचेगा हमारा 5 और 30 से 120 को भागा देंगे तो बचेगा हमारा 4। अब बोल रहा दोस्तों कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, मतलब यहाँ पे परम भी और चरण भी, तो बोल रहा है कि वो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग कर पाएंगे। तो टोटल कार्य हमारा दोस्तों यहाँ पे 120 है, ठीक है, 120 कार्य है और परम का जो क्षमता है वो हमारा 5 है और चरण का जो क्षमता है वो हमारा 4 है। तो 120/9, ठीक है दोस्तों, 120/9 आ गया। मतलब कि 120 काम टोटल है जिसमें से 9 काम इन लोग एक दिन में करता है। तो बस इसका जस्ट उल्टा करेंगे दोस्तों तो पता चल जाएगा कि पूरे काम का वो कितना काम एक दिन में करेगा। तो 9 बटा करेंगे यहाँ पे हम लोग 120, तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 से भागा देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 40। तो एक दिन में दोस्तों 3/40 काम करेगा। रेशियो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो 40 काम टोटल है, लेकिन वो एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, 3 काम कर रहा है। तो इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर 3/40 काम, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों के पास है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल है दोस्तों यहाँ पे कि 2 वर्ष का जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना है, 1200 रुपया है। तो बोल रहा 5 वर्ष का कितना होगा, तो 5 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 है, 2 इधर ऐसे गुना में था, यहाँ पे हो जाएगा भागा में और 5 से यहाँ गुना कर देंगे। तो 2 छक 12 6 25 30, यानी कि दोस्तों 3000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3000, साधारण ब्याज कितना साल का, तो 5 साल का, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर से यहाँ पे आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है दोस्तों, बस सिंपल सॉल्व कर देना है। 5 तिया 15/77 हो जाएगा यहाँ पे नीचे में। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस लिखेंगे। 8/7 है भागा 24/21 है, तो 8 से भागा देंगे अगर 24 को तो यहाँ 8 तिया 24, 7 से भागा देंगे 21 को तो यहाँ 3, फिर 3 से 3 काटेंगे तो इस जगह पे हमारा कितना डाटा बचेगा, 1 बचेगा। माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, ठीक है दोस्तों। फिर इसको काट देंगे हम 3 और इसको काट देंगे हम लोग 28, 11 से फिर 11 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, 3/28, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है 15/77। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, 1 - 3/28, तो 28 में 3 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 25/28। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। 77 का और 28 का एलसीएम क्या होगा, तो 77 और 28 का एलसीएम होगा 7 चक 28 और 7 से 11, यानी कि 7 गुने 4 गुने 11 इसका हो जाएगा एलसीएम। अब इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, 11 से 70, 15 चक 60 प्लस 7 चक 28, 25 गुने 11, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 प्लस 25 2 27 5 275 बटा 7 चक 28 इंटू 11, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 27 और 6 33 5 बटा 28 गुना 11 कीजिएगा तो हो जाएगा 28 और 2 30 30 और 8, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 335/308, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों कि x और y का औसत 10x है तो y का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, x प्लस y का औसत बोला है तो x प्लस y का औसत मतलब भागा 2 से बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों
10x दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10x। तो बोल रहा है y का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे करेंगे x प्लस वाई बराबर, ये 2 इधर भागा में इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 19x, जो कि वैल्यू हो जाएगा y का। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों के पास क्या है दोस्तों, यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ तिमाही, चमाही, छमाही, उसके बाद आपका वार्षिक, द्विवार्षिक, इस तरह से सवाल आता है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ वार्षिक रूप से, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा वो 1 साल के बाद जुड़ना स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5000 की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जो मूल राशि होता है। ठीक है, जो उधार पर दिया जाता है मेन राशि, ये हमारा है 5000। यहाँ पे बोल रहा है कि 5% वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से लगता है। तो 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अगर 5% यहाँ पे दिया है दोस्तों, और इसका बोलेगा कि 2 साल का आप निकालिए, 2 साल का आप निकालिए इक्विवेलेंट चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या इसका फार्मूला होता है, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो इसका सीधा आप याद रखिएगा 10.25% इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 5% की दर से 2 साल का आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना, सीधा 5 × 10, 5 × 2 यानी कि 10%। अब बोल रहा है दोनों का डिफरेंस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो ये 10.25% है दोस्तों, ये 10% है दोस्तों। तो इसका अंतर हमारा कितना है, 0.25%। तो यही 0.25% निकालना है किसका, यहाँ पे इसको हम कलर चेंज कर दें ताकि आपको आराम से समझ में आएगा। 0.25% आपको निकालना है किसका दोस्तों, ये 5000 का। ठीक है, तो अगर जैसे हम लोग परसेंटेज को हटाते हैं, काटने के लिए दूसरा पेन का यूज कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग परसेंटेज को हटाते हैं, यहाँ से डबल 0 हटा देता है परसेंटेज, इसका एक नियम है। अब कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा गुना कर लेते हैं। 25 हमारा कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 125, यहाँ पे 0 था 0 बैठा दिए। और देखिए इसके 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो दोस्तों यहाँ पे होगा साधारण ब्याज का अंतर, वो कितना होगा दोस्तों, 12.50 यानी कि 12.5 रुपया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, राहुल ने 56,500 में 120 टेबल खरीदे। यदि उन टेबलों में से 70 का औसत मूल्य 450 है तो शेष 50 टेबलों का औसत मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये कितना में खरीदा, इधर आता हूँ थोड़ा आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, 56,500 रुपया में वो 120 टेबल खरीदा, उसमें से 70 का औसत मूल्य कितना है, 450। 70 को जो टेबल है दोस्तों, इसका औसत मूल्य हमारा है 450। फिर इसमें प्लस करेंगे तो बोल रहा है 50 टेबलों का औसत मूल्य और क्या होगा। तो 50 टेबल को मान लेते हैं और इसका औसत मूल्य को मान लेते हैं दोस्तों x। ठीक है दोस्तों, अब हमको सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करेंगे 0 दोस्तों, यहाँ से 50 हम सब में हटा देते हैं, मतलब 50 से यहाँ भी भागा दे देते हैं, 50 से यहाँ भी भागा दे देते हैं और 50 से यहाँ भी भागा देते हैं। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन कैलकुलेशन आसान करेगा। देखिएगा यहाँ से 0 से हमारा 0 कट गया, 5 से इसको भागा लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 13। अबे 1130 हमारा यहाँ पे बचेगा दोस्तों, 5 एकम 5, उसके बाद बचेगा 6 5, तो 13 × 5 = 65 हो जाता है ना। तो 1130 हमारा यहाँ पे बचेगा। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45 यानी 9 7 63। यहाँ पे हमारा बचेगा 630 और यहाँ पे 50 से 50 पूरा कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा हम दोस्तों, x बचेगा। और यही x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो 1130 में 630 हटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 500 रुपया बचेगा। तो जो 50 टेबलों का औसत मूल्य है लास्ट वाला, उसका मूल्य कितना है, 500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं मित्रों दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। बोल रहा है कि टैक्स से पहले एक सोफे का मूल्य 24,000 है। यदि इस पर लागू बिक्री कर 1200 है तो बिक्री कर का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों बिक्री कर हमारा 1200 रुपया है और इसका टैक्स से पहले प्राइस कितना है दोस्तों, 2400 रुपया है। तो 2400 नहीं 24,000 है। तो इसको बोल रहा है हम लोग को प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं ना। तो यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो काटेगा, 24 से भागा देंगे 120 को, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो हमारा 5% जिसका दोस्तों सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये हमारा DI का सवाल है। अमेरिकन फुटबॉल को पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या किस विद्यालय में है। तो अमेरिकन फुटबॉल दोस्तों यहाँ पे है। अब बोल रहा है कि अपने पसंदीदा खेल चुनने में छात्रों की अधिकतम संख्या किस विद्यालय में। तो विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी, विद्यालय डी। विद्यालय ए में दोस्तों मात्र 57, विद्यालय बी में 29, विद्यालय सी में 46, विद्यालय डी में 59। तो सबसे ज़्यादा कौन विद्यालय में है, तो डी विद्यालय में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, जो कि डी विद्यालय में है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बस दोस्तों सिंपल औसत पूछ लिया, यानी कि एवरेज पूछ लिया। 512, 620, 428 और 580 का औसत पूछा। तो यहाँ पे लिखेंगे 512 प्लस 620 प्लस 428 प्लस 580 डिवाइडेड बाय करेंगे कितना से, 4 से, क्योंकि 4 संख्या का औसत पूछ रहा है। सिंपल जोड़ेंगे 0, 8, 8 और 2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, एक बाकी हाथ में 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 1 हो जाएगा हमारा 14, बाकी हाथ में 1, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 2140/4 हमारा आ गया इसका यहाँ तक। अब यहाँ से भी आंसर मिलाना है। तो 4 5 हो जाएगा 20, 4 तिया 12, फिर बचेगा यहाँ पे हमारा 3 जीरो, नहीं 4 5 20, 4 तिया 12, 2 जीरो, 4 5 20। तो सही उत्तर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 535 औसत संख्या। औसत 4 जो दिया 512, 620, 428 और 580 का औसत, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगी। तो दोस्तों एक फार्मूला आप याद रखिएगा, D बराबर S/T, यानी कि दूरी इसको बोलते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल को ऐसे डिनोट करते हैं और समय को T से। तो यहाँ पे हमको निकालना है T बराबर, तो T बराबर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों D/S। याद रखिएगा D से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, दूरी को, यानी कि डिस्टेंस को, और S से हम लोग डिनोट करते हैं चाल को, यानी कि स्पीड को। तो इसको हम लोग बोल देंगे चाल। तो D हमारा यहाँ पे कितना है, यानी दूरी कितना है दोस्तों, तो हमारा है 300 मीटर। उसके बाद यहाँ पे हमारा चाल कितना है दोस्तों, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग को बदलना पड़ेगा किस में दोस्तों, मीटर पर सेकंड में, जिसका फार्मूला होता है 5/18, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27। ये नीचे में 2 है, चला जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा ऊपर में यहाँ पे हमारा 600 डिवाइडेड में हमारा हो जाएगा 5 तिया 15। तो 600/15 कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, 400। तो हमारा 400 सेकेंड सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कितने समय में तय करेगी, तो 40 सेकंड में, ठीक है। अबे 400 नहीं होगा यार, 40 होगा, गलती का लिखता हूँ, 40 सेकंड। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। मान लेते हैं दोस्तों आयत की लंबाई को हम लोग यहाँ पे x, ठीक है, और उसकी चौड़ाई बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना है। ये मान लीजिए कि हमारा दोस्तों आयत का लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। ब्रेथ को मानेंगे अगर x दोस्तों, तो इसका लेंथ हमारा हो जाएगा कितना, 5x, ठीक है। अब बोल रहे थे इसकी चौड़ाई 10 है, मतलब इस x का वैल्यू दोस्तों अगर 10 है तो ये 5x का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 50। तो बोला तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ पे 10 है और लंबाई 50 है, तो यहाँ पे करेंगे सीधा 50 गुने 10, यानी कि दोस्तों हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर सही उत्तर इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक आदमी भर रहा है मेरा दोस्त और एक आदमी इसको खाली कर रहा है। यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, मतलब पहले पाइप ए को खोला जाता है, फिर पाइप बी को खोला जाता है, फिर पाइप सी को, फिर पाइप डी को, तो इस तरह से खोला जाता है। तो बोलता है कि तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये हमारा एक टैंक है जो कि इसको भरना है। एक पाइप इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, पानी को भर रहा है और दूसरा पाइप लगा हुआ है जो पानी को बाहर गिरा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक आदमी जो है सो 6 घंटा में ये बेचारा भर देता है और ये 8 घंटा में खाली करता है। भरने वाला खचाक से भर देता है कितने देर में, 6 घंटा में ही, लेकिन खाली करने वाला को 2 घंटा बेसी लग रहा है। मतलब जो टंकी को भर रहा है उसका क्षमता ज़्यादा है। आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 8 लिखेंगे। माइनस का मतलब ये बेचारा खाली कर रहा है, ये बेचारा भर रहा है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 × 24, इसका क्षमता 4 है और इसका क्षमता कितना है, 3। मतलब ये 4 के स्पीड से भर रहा है तो ये 3 के स्पीड से खाली कर रहा है। मतलब 1 के स्पीड इसका ज़्यादा है भरने वाला का। ठीक है, ये प्लस मतलब भरने वाला और माइनस मतलब निकालने वाला, मतलब टैंक को खाली करने वाला। ठीक, अब हम लोग को बोल रहा है कि पहले ए को खोला जाता है, ये हमारा दोस्तों ए है और ये हमारा बी है। तो ये पहले खोला जाता है फिर बी को खोला जाता है। तो 2 घंटा में ये बेचारे सब कितना भरेगा, तो ये माइनस में होगा। 2 घंटा में हम लोग को ये 4, 1 घंटा में ये 4 भर रहा है और दूसरा घंटा में इसको खोला जा रहा है 3 खाली कर रहा है। तो टोटल 2 घंटा लग रहा है जिसमें कि मात्र 1 भर रहा है। कितना भर रहा है दोस्तों, 1 भर रहा है। तो इधर से भी हम लोग गुना कर देते हैं 20 से और इधर से भी गुना कर देते हैं हम लोग 20 से। तो क्या कोई तरह का प्रभाव पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 घंटा में दोस्तों कितना भर रहा है, तो 20 भर रहा है। 20 मतलब इसको याद रखिएगा, ये भर रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा है वो घंटा है। तो 40 घंटा तक 40 घंटा तक दोनों काम कर लिया। उसके बाद फिर अगला बार जो खोला जाएगा दोस्तों वो फिर ए को खोला जाएगा। तो अगला बार जब 1 घंटा खोला जाएगा तो किसको खोला जाएगा, ए को। और इसका क्षमता भरने का कितना है, तो 4 भरने का क्षमता है दोस्तों। तो 4 से प्लस कर देंगे तो टोटल 41 घंटा में दोस्तों हमारा कितना भर रहा है, 24 भर रहा है, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2 मित्रों के वेतनों का अनुपात 3:4 है। यदि उनके वेतनों का अंतर, अबे इतना आसान सवाल, तो उनके वेतनों का योग कितना होगा। मान लीजिए ए का वेतन 3 है, बी का वेतन 4 है, तो दोनों का अंतर 1 हो जाएगा दोस्तों। और इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 3000। तो बोल रहा है इनके योग ज्ञात कीजिए। तो योग कितना, 4 और 3 7, तो 7 का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्तों, 21,000 हो जाएगा ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये है पाई चार्ट, याद रखिएगा दोस्तों, जो जो बोलेगा हम बता देंगे। ये आपको शायद सर्कल दिख रहा होगा या नहीं। यदि दिए गए वर्ष के दौरान इन 8 ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2800 है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ये सबके द्वारा बेचा गया कारों की कुल संख्या कितना दोस्तों, 2800। तो B2 और B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो B2 दोस्तों ये है, ये जो आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, ये हमारा है 15% और B6 हमारा ये है जो कि कितना है दोस्तों, 8%। तो बोल रहा है B2 और B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर। तो ये 15% बेचारा बेच रहा है, 8% बेच रहा है, तो ये दोनों का हमारा अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7% आ जाएगा। और यही 7% का वैल्यू निकालना है। तो टोटल हमारा कितना है दोस्तों, 2800 कार। अब उसका 7% निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये परसेंट हटेगा तो 2 जीरो खर्च से हटाता है। तो 8 7 56, 7 2 14 5 19, तो 196 इसका हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, अगर आप PDF से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको लिंक इस पर मिलेगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, ताकि आप यहाँ से इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मेरे दोस्त ये जो है एक बेलन है, ठीक है। बेलन 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 ऐसे नहीं बनाते, बन जाएगा बक्सा, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक बेलन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका आधार का क्षेत्रफल 1386, इसका आधार कौन होगा, यही वाला होगा ना यार, नहीं बेलन ऐसे ही बनाते हैं। ये जो है सो हमारा है बेलन, इसका आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल हमारा है 1386। तो ये जो इसका नीचे वाला भाग है दोस्तों, ये ना ये सर्कल का निर्माण करता है। अब देखिएगा बेलना ऐसे रहता है ना, मान लीजिए कि ये बेलन है, तो ये जो यहाँ वाला जो भाग है ये सर्कल का निर्माण करता है, मतलब वृत्त का निर्माण करता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर ये जो 1386 वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा पाई आर स्क्वायर का, ठीक है। अब इस पाई के बदले हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 22/7, ठीक है दोस्तों। अब भागा लगाएंगे ना दोस्तों, तो भागा देखिएगा कैसे लगेगा। 22 छक्का होता है 132 और 22 तिया होता है 66, ठीक है। अब 63 × 7 हमारा निकालना है, तो क्या करेंगे 7 तिया 21 और 7 छक 42 और 2 44, 441 बराबर हो जाएगा हमारा ऐसे 441 बराबर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 21, ठीक है। 21 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई भी दे रखा है कितना, हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, फार्मूला जानते हैं दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो वैल्यू फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2πr × r + h होता है इसका दोस्तों फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा 2πr × r + h। तो 2 यहाँ लिखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे, r के जगह में हमारा 21 निकला है तो 21 लिख देंगे, फिर यहाँ पे r के जगह में 21 है और h बराबर हमारा 20 है, ठीक है। अब 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना 3, तो 3 दूना 6 × 22 और यहाँ पे 21 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 41, ठीक है। अब 22 × 6 × 41 को करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो 22 छक होता है 132 × 41, ठीक है। अब 132 को 41 से दोस्तों लोग गुना करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, आप गुना करके देखिएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितना 5412, ठीक है। तो 5412 हमारा इसका सही उत्तर। गुना भी कर सकते हैं, 41 दूना हो जाएगा 82, 41 या समथिंग, फिर यहाँ करके आपका 5412 आ जाएगा, ठीक है। 5412 इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 2 ट्रेनें 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 210 मीटर और 255 मीटर है। वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगाएगा। दोस्तों समय बराबर होता है, हम सीधा सी बात जानते हैं, दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो अगर 2 ट्रेन, एक ट्रेन बेचारा इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से अगर आ रहा है तो ये दूसरे को पार करेगा। ये ट्रेन इधर से जाएगा तो यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएगा और ये ट्रेन इधर से जाएगा तो ये बेचारा यहाँ से ऐसे पहुँच जाएगा। तो इसके बीच का जो दूरी है, ये दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दूरी क्या होता है दोस्तों, ये पूरा इसको पार करना पड़ता है। तो दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेन का जुड़ जाता है। जब ट्रेन एक ही विपरीत दिशा से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा हो, एक ट्रेन उधर से आ रहा हो, तो दोनों का दूरी जुड़ जाता है। तो दूरी एक का बेचारा का है 210 और दूसरा का है बाबू साहब के 255, ठीक है। अब और सबको चाल भी जुड़ जाता है। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो यहाँ तक इसका लंबाई पूरा हो गया। इधर का लंबाई आपका जो भी होगा कितना दिया हुआ 210 और इधर का लंबाई जो हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ 255 और दोनों का चाल भी जुड़ जाएगा। एक का चाल इधर वाला का मान लीजिए कि पूरा स्पीड से जा रहा है 70 से, इधर जा रहा है 85 से, तो दोनों का हमारा चाल भी जुड़ेगा। तो चाल भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 70 + 85, 70 +
85, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, गुना भागा कीजिए और क्या 25 26 36 46 5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 465 और 85 और 70 कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा वे 100 8 और 7 15, यानी कि 155। ये हमारा मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो दोस्तों देखिए, एक मीटर में, दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा ना, मीटर पर सेकंड में, तभी तो आंसर हमारा सेकंड में आएगा। तो इसको हम लोग बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको गुना करना पड़ेगा हम लोगों को 5/18 से, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है, ये 18 चला जाएगा ऊपर, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इधर ध्यान दीजिएगा। तो 465 गुने 18/155 गुने 5, तो 5 5 5 10 और 1 11 4 5 5/18 है भैया ना। चलिए 5 से इसको काटते हैं, 5 9 45, 5 3 15। अब ये जो बेचारा है 31 से कट रहा है, 31 3 93, और नीचे वाला को काटेंगे तो 5 बार में आएगा आपका 31 25 समथिंग। अब यहाँ पे हमारा 18 गुने 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये 54, और नीचे में हमारा है 5, तो 54/5 करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 5 को हटाएंगे और ऊपर 54 का डबल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 108, और सिर्फ एक के बाद 10 लगा देंगे तो हमारा 10.8 सेकेंड इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा, तो रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा। अरे भाई वाह, 1600 रुपया में खरीदा, 10% का हानि, 10% बराबर होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 का हानि, मतलब 9/10 में बेचारा बेचा होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, 9/10 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 16 9 144 होगा, तो 1440 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। पानी पहले पीने दो, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है एक ग्राफ दे दिया हुआ है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7। बोल रहा है कि S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक, ये हमारा दोस्तों S1 है और ये हमारा S6 है। S1 में हमारा ये जो डाटा है 96 दिया हुआ है, और S6 में डाटा दिया हुआ है हमारा 59। तो बोल रहा है S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक, S4 में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों के लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये हमारा दोस्तों S4 है, इसको थोड़ा सा रंग बदल देता हूँ। ये हमारा है दोस्तों S4 और इसमें हमारा है 71। तो S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक, तो 96 + 59 कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15, और 9 5 14 और 1 15, 155 हो जाएगा। 9 5 14 9 6 15, हाँ 155 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि S4 में प्राप्त है, S4 में 71 प्राप्त किया है, तो बोल रहा है कितना प्रतिशत होगा। कुछ नहीं करना, भागा देना है इसको, वही करना है ना, भागा देना है। तो इसको इसको 2 बार में लगाएंगे 71 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 71 गुना कितना होता है दोस्तों 142, बचेगा 13, तो 13 बचेगा तो 130 हो जाएगा, यानी कि 71 एकम 71 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना 130 में जाएगा 71 7 3 2 5 49, फिर बचेगा यहाँ हमारा 490, तो 490 कितना बन जाएगा 70 80 56, 8 बार में जाएगा दोस्तों। तो 218 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होगा, किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। इसको भागा जरूर अपने लगा देखिएगा, 155/71 हम तो अपना दिमाग से लगा दिए, मेरा कैलकुलेशन तेज है, तो आपका तेज नहीं है, तो एकदम मैनुअली क्या करना है, 155 को भागा लगाना है किससे 71 से, तो 71 एकम 71, 5 में 1 जाएगा तो बचेगा 4, नहीं 2 बार में पहले जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे
71 दुना हो जाता है हमारा 142। कितना बचेगा दोस्तों 13। पॉइंट लगाएंगे, 0 बैठाएंगे, 71 एकम 71, तो कितना बचेगा 10 में गया 1 तो बचेगा 9, 11 में 7 गया तो बचेगा 4। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, गलती क्या किया, 10 में 1 गया तो 9, 12 में 7 तो यहाँ पे बचेगा 590 जी। अब 590 जो उसको 8 बार में जाएगा लगभग, तो 8 एकम 8, 8 7 56, 10 में जाएगा 8 तो बचेगा 2, ठीक है, 8 में 6 बचेगा जाएगा 2, 5 5 तो 0, तो लास्ट में 22 बचा हमारा 218। पहले ही 2.118 है, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है ना, तो ये हमारा 218 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हलवा के बराबर है, पूरा आसान। यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये हमारा वैल्यू 3 है बटा में, ये हमारा वैल्यू बटा में 5 है, और ये हमारा वैल्यू बटा में 2। बोल रहा है P + 2Q + 3R का वैल्यू निकालो। P बराबर कितना है दोस्तों 3, Q का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, तो 5 दुना हो जाएगा 10, और R का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, तो 3 दुना हो जाएगा 6। भागा लगाएंगे P + Q + R, तो 5 3 8 2 हो जाएगा कितना 10, 10 और 6 16 और 3 19 हो जाएगा हमारा 10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। मान लीजिए कि एक वस्तु को बेचा गया x हानि पर, ठीक है, x हानि पर, तो बोल रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है इसका हानि से 3 गुना है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 3x। तो जो इसका विक्रय मूल्य है और जो हानि है, ये दोनों को मिलाएंगे ना दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य को हम लोग अगर बोला जाए, मतलब कि अगर CP बोला जाए कॉस्ट प्राइस, तो 3x + x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4x। तो बोल रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि कितना का हुआ दोस्तों x पर, कितना पर होता है कोई भी चीज़ को, अगर हानि और लाभ को अगर कैलकुलेट करते हैं तो किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि CP पर करते हैं। तो बटा में करेंगे 4x, तो x से x कटेगा 1/4 का वैल्यू ये होता है हमारा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं, दोस्तों ये क्वेश्चन को देखते ही आपको ध्यान रखना है कहीं तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ट्रिपलेट बनेगा तो सवाल सेकंडों में नहीं माइक्रो सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए 21 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, अगर 29 का स्क्वायर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। वही फार्मूला लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। 21 का स्क्वायर हमारा होता है दोस्तों 441, 20 का स्क्वायर होता है हमारा दोस्तों 400, और 29 का स्क्वायर होता है दोस्तों हमारा कितना 841। तो 441 + 400 हो जाएगा 841, बराबर हो जाएगा 841, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये हमारा 29 है, अगर ये हमारा 20 है, ये हमारा 21 है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस हमारा 21 है, और हाइट हमारा कितना है 20, तो 2 से भागा लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 10, तो 21 नहीं कितना हो जाएगा दोस्तों 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं। 35 से अगर भागा लगाएंगे तो ये हमारा 2 बार में जाएगा, 35 दूना 70। यहाँ पे परसेंटेज है, देखिए यहाँ भी परसेंटेज है, ख़त्म कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, 42.5 को 20 से गुना कर देना है, तो एक 0 हटाएंगे तो यहाँ पे ई वाला भी ख़त्म हो जाएगा। तो 425 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 850, जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 में है मेरे दोस्त। ओके, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य। ये नंबर सिस्टम का सवाल है, इसमें लड़का काफ़ी कन्फ्यूज होता है, और ऑप्शन दिया भी वैसे 6 7 8 9। अभी आपको बताते हैं। ये मान लीजिए कि दोस्तों 200 है, और ये मान लीजिए कि मेरे दोस्तों 400 है। अब बोल रहा है कि इसके बीच में कितना संख्या होगा
जो कि 6 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। 6 और 5 दोनों का कहने का मतलब है दोस्तों कि वो संख्या 30 हो सकता है, वो संख्या हमारा 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। क्योंकि देखिए 30, 5 छक 30, 6 25 30, 60 जो है सो 6 दहें 60, 5 गुना 12 60 होता है। तो इस तरह का संख्या 200 और 400 के बीच में कितना होगा, जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। 6 और 5 दोनों से विभाज्य का मतलब दोस्तों कि इसका एलसीएम से विभाज्य होना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 30 से विभाज्य होना चाहिए। तो 230 से विभाज्य होता है, 200 और 400 के बीच बोल रहा तो 200 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो कितना ले सकते हैं, 200 शायद 10 हमारा विभाज्य हो सकता है 30 से, हो रहा है ना, 0 से 0 333। तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा 210, ठीक है। लास्ट संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 से इसको भागा देंगे, 3 से 0 13, 43, 390 हमारा लास्ट संख्या होगा जो 30 से विभाज्य होगा। देख लीजिए विभाज्य करके, 0 से 0 कट गया, 3 से 13, तो 390 हमारा लास्ट संख्या होगा जो 30 से विभाज्य होगा। तो 210 हमारा पहला संख्या 30 से विभाज्य हो रहा है, 390 हमारा लास्ट संख्या 30 से विभाज्य हो रहा है। तो कितना संख्या हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल मेथड में कर देंगे। 390 माइनस 210 बटा क्या करेंगे दोस्तों, 30 करेंगे ना, और यहाँ पे +1 करेंगे क्योंकि एक तो कट जाता है ना। इसको याद रखिएगा वैसे कि +1 करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा बनाते बनाते क्यों +1 करते हैं, ठीक है। तो 9 में 1 गया तो कितना बचा भैया, 8 बचा, 3 में 2 गया तो 1 बचा, भागा यहाँ पे 30 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 0 से 0 3 6 18, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 संख्या होगा। मतलब 200 और 400 के बीच में 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। और इस तरह से दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके और आप बेहतर परफॉर्म कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बंद किया।